चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. We are left with short little discussion of buffer capacity. Let's try to finish with that. और उसके साथ ही इंशाल्लाह हम इसके last discussion में आ रहे हैं. That will be solubility and solubility product. Fine. So we'll be having the discussion about the buffer capacity. इसको बेटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, बफर कैपेसिटी को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखते हैं कि बफर कैपेसिटी क्या कॉन्सेप्ट है. अगर सपोज आपने किसी बफर सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया, ठीक है, 1 लीटर आपने बेटा कोई बफर सॉल्यूशन लिया. आपको पता है कि इसमें जो बफरिंग रिएजेंट्स होते हैं, चाहे वो बफर आपके पास सिंगल सबस्टेंस बफर है या मिक्सचर बफर है, इसमें जो बफरिंग रिएजेंट होता है बेटा उसकी अपनी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन हुआ करती है. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट कॉन्सेंट्रेशन इन बफरिंग रिएजेंट के मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी रहती है टू एब्जॉर्ब द एडेड H पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव आयंस. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव फ्री होके pH में चेंज ला सकते थे, बफरिंग रिएजेंट्स ने उन्हीं H पॉजिटिव OH नेगेटिव को एब्जॉर्ब करके ट्रैप करके pH को कांस्टेंट मेंटेन कर दिया. लेकिन जब आप इस बफर सॉल्यूशन में कॉन्स्टेंटली H पॉजिटिव OH नेगेटिव या एसिड या बेस ऐड करते चले जाओगे, एक टाइम जरूर ऐसा आएगा बेटा जब उन बफरिंग रिएजेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं बेटा वो पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएंगे एब्जॉर्बिंग H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, और आपका बफर जो है पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा. और उसके बाद अगर आप और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐड करोगे, क्योंकि अब उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई मॉलिक्यूल वहां पे नहीं बचा, तो दोज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस विल नाउ बी लेट फ्री. और अगर वो फ्री रहे तो दे विल बी स्टार्टिंग कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द चेंज इन द pH. दैट मीन्स बेटा बफर भी ऐसा मटेरियल नहीं होता कि वो कुछ भी अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को एब्जॉर्ब करके pH को कांस्टेंट मेंटेन करेगा. नहीं, उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है. किसी हद तक वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव को एब्जॉर्ब करके pH को रेगुलेट कर सकता है. जो ही आप उस हद से बाहर चले जाते हैं बेटा, तो उसके बाद आपका pH जो है उसमें डेफिनेटली एक चेंज आ जाता है. और कोई भी बफर जो है किस हद तक pH में चेंज को रेजिस्ट कर सकता है बेटा, उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ए कॉन्सेप्ट व्हाट वी कॉल एज बफर कैपेसिटी, जिसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब ये बफर कैपेसिटी असल में फिर से एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे बेटा वो देख लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लीटर बफर सोल्यूशन लिया, और इस 1 लीटर बफर सोल्यूशन में आपने कुछ n मोल्स एसिड के या n मोल्स OH नेगेटिव के बेटा ऐड कर दिया. मोल्स, मिली मोल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं. आपने n मोल्स एसिड या n मोल्स बेस, n मोल्स H पॉजिटिव या n मोल्स OH नेगेटिव जो है आपने इस मिक्सचर में ऐड किया, मगर कितने में? इन 1 लीटर बफर सोल्यूशन. राइट, जरूरी करके आपको 1 लीटर बफर सोल्यूशन लेना है. सो 1 लीटर बफर सोल्यूशन को आपने कुछ नंबर ऑफ मोल्स बेटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव के ऐड किए. दिस इज 1 लीटर बफर सोल्यूशन. राइट, और उसकी वजह से मैंने देखा कि वहां पे pH में कुछ चेंज आ गया. मान लीजिए ये मोल्स H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के इतने सफिशिएंट थे कि ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ फ्री रहे, जिसकी वजह से pH में चेंज आ गया. सपोज बेटा इतने मोल्स ऐड करने की वजह से pH में चेंज आ गया डेल्टा pH. राइट, विच कैन बी 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4 whatever. राइट, सो इतने मोल्स H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐड करने से इन 1 लीटर ऑफ द बफर सोल्यूशन pH में चेंज आ गया. दैट वाज डेल्टा pH. तो क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा कि इस 1 लीटर बफर सोल्यूशन में इतना pH में चेंज लाने के लिए इतने मोल्स H पॉजिटिव OH नेगेटिव के लगे? यस, आई कैन से दैट. अब अगर इतना pH में चेंज लाने के लिए इतने मोल्स बेटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव के लगे, तो यूनिट चेंज इन pH लाने के लिए ताकि आप इस सॉल्यूशन में
पीएच जो है उसको चेंज कर सके बाय यूनिटी, राइट? यूनिट चेंज इन पीएच लाने के लिए कितने मोल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे? दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव पर लीटर डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन पीएच। इजंट दैट? इतनी चेंज के लिए इतने मोल्स, यूनिट चेंज के लिए इतने मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन पीएच, दैट्स डेल्टा पीएच, राइट? किसी भी बफर सॉल्यूशन का 1 लीटर लेने के बाद अगर आप उसका पीएच चेंज करना चाहते हैं बाय यूनिटी, अगर आप उसका पीएच चेंज करना चाहते हैं बाय 1 यूनिट, राइट, तो आपको कितने मोल्स H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के ऐड करने पड़ेंगे? दैट मेनी नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी। और कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर सपोज किसी बफर की बफर कैपेसिटी निकल आती है 5, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस 5 मोल्स H पॉजिटिव या 5 मोल्स OH नेगेटिव जब ऐड किए जाएंगे इन 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन, तब जाके पीएच में चेंज आएगा बाय 1। अगर किसी की बफर कैपेसिटी है 2, इट मींस 2 मोल्स H पॉजिटिव या OH नेगेटिव पर लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन ऐड करने से पीएच में चेंज आता है बाय यूनिटी। अब खुद ही समझिए ना, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा थी यानी कि 5, तो वहां पे ज्यादा एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होता था, बिकॉज 5 मोल्स की वजह से पीएच में चेंज आता था बाय 1। लेकिन जहां पे बफर कैपेसिटी कम थी, मान लीजिए 2, तो वहां पे बेटा सिर्फ 2 मोल्स की वजह से पीएच में चेंज आता था 1। तो वहां पे 5 मोल्स की वजह से पीएच में चेंज आ चुका है बाय 1, यहां पे सिर्फ 2 मोल्स की वजह से पीएच में चेंज आ चुका है बाय 1। दैट मींस बेटा जो पहला वाला बफर था, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा थी, जिसका 5 वैल्यू ज्यादा था, दैट वाज मोर एफिशिएंट बफर, क्योंकि वो ज्यादा H पॉजिटिव OH नेगेटिव एब्जॉर्ब कर पाया, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी हमें लगी ताकि उसका पीएच चेंज किया जाए बाय 1 यूनिट। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो जितना किसी बफर का बफर कैपेसिटी ज्यादा होता है बेटा, उतना उसको एफिशिएंट बफर कंसीडर किया जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? अब जाके मसला हमारा ये है कि बफर कैपेसिटी जो है, इस पे प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाती हैं, और इसकी जो प्रॉब्लम पैटर्न्स हमारे पास है बेटा वो किस तरह की है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, बट नॉट बिफोर यू राइट द डेफिनेशन ऑफ द बफर कैपेसिटी क्या है, ठीक है? यू कैन मेक ए स्टेटमेंट हेयर, बफर कैपेसिटी क्या है, ठीक है बेटा? सो यू प्लीज राइट बफर कैपेसिटी फाई, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स of H positive oblique OH negative, right, to be added to 1 liter of buffer solution, to be added to 1 liter of buffer solution to change its pH, by unity. यूनिटी का मतलब होता है 1, राइट? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव टू बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स pH बाय यूनिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज बफर कैपेसिटी। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट इसको आपने फाई से रिप्रेजेंट किया, और इक्वेशन क्या थी बेटा? इट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, है ना, पर लीटर ऑफ बफर डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन पीएच, डेल्टा पीएच क्या था? जबकि जो आपके पास चेंज इन पीएच है डेल्टा पीएच बेटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू हायर पीएच कितना था, राइट, माइनस वी हैव लोअर पीएच, नॉट फाइनल माइनस इनिशियल बट हायर माइनस लोअर, राइट? क्योंकि बफर कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव हुआ करती है, तो अगर आपने एसिड ऐड कर दिया तो फाइनल पीएच कम होगा एज कंपेयर टू द इनिशियल पीएच। तो अगर आप डेल्टा पीएच लेंगे बेटा एज फाइनल माइनस इनिशियल, तब जाके एसिड ऐड करने से फाइनल पीएच कम होगा देन द इनिशियल, तो डेल्टा पीएच आपका नेगेटिव आएगा, फाई आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन फाई हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसको पॉजिटिव तभी आप ले सकते हैं बेटा जब आप डेल्टा पीएच कैसे डिफाइन करोगे? एज अ डिफरेंस ऑफ हायर पीएच माइनस दैट ऑफ द लोअर पीएच। इज दैट पार्ट क्लियर? सो ये आपके पास बेटा डेल्टा पीएच का मसला हो गया। जो भी नंबर ऑफ मोल्स H पॉजिटिव या OH नेगेटिव यहां पे कंसीडर करोगे, यू हैव टू कंसीडर देम फॉर 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो? 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में आपने कितने मोल्स ऐड किए होंगे बेटा, वो आपको कंसीडर करना है। इन दोनों का रेशो आपको फाई इवैल्यूएट करके देगा। इज दैट पार्ट क्लियर? विल बी गोइंग फॉर फ्यू क्वेश्चंस हियर। वी हैव गॉट द स्लाइड्स, लेट मी हैव द फर्स्ट स्लाइड। हाँ,
The question is on your screen. 0.4 gram NaOH when added to 200 ml of a buffer solution increases the pH by 0.01. Calculate the buffer capacity of the buffer, right? तो जब भी आप बेटा बफर कैपेसिटी इवैल्यूएट करना चाहें, दैट मींस आपको फाई इवैल्यूएट करना है, ठीक है? फाई इवैल्यूएट करने के लिए व्हाट यू नीड, चूंकि इस बारी आपने बेस को ऐड कर दिया, तो यू नीड टू नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव पर लीटर ऑफ द बफर कितने हैं, पर लीटर ऑफ द बफर, ठीक है ना? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव पर लीटर आप कैसे निकालोगे वो देखिए। चूंकि आपने NaOH के 0.4 ग्राम्स ऐड कर दिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव निकालेंगे। पर लीटर तो बाद में आएगा, फिलहाल हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव निकालेंगे बेटा इन 200 ml आपने कितने ऐड किए हैं, क्योंकि आपने इतने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए हैं इन 200 ml ऑफ द बफर सॉल्यूशन। 200 ml में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव कितने ऐड किए हैं वो देखिए। चूंकि 0.4 ग्राम्स NaOH के हैं, एक NaOH आपको एक OH नेगेटिव दे रहा है, एक NaOH मॉलिक्यूल आपको एक OH नेगेटिव दे रहा है ना बेटा? जब एक NaOH ने एक ही OH नेगेटिव दिया, तो जाहिर सी बात है बेटा, वट एवर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, सेम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव एज वेल। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव दैट विल बी सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, which will be equal to number of moles बराबर given mass divided by molar mass. So go 0.4 divided by NaOH का molar mass होता है 40, right? तो अगर आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई, इसको आप लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 400 भी है ना, तो वो बनेगा 1 by 100 मींस 0.01 मोल्स। तो इतने मोल्स आपने NaOH या OH नेगेटिव के ऐड किए हैं, मगर कितने वॉल्यूम बफर सॉल्यूशन में? 200 ml में। जब भी आपको फाई इवैल्यूएट करना पड़ता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव लेने पड़ते हैं पर लीटर कितने ऐड हुए। अब अगर 200 ml में इतने ऐड हुए 0.01 मोल्स, तो 1000 ml यानी कि 1 लीटर में कितने ऐड होंगे बेटा वो भी देखना है। तो आई कैन से फॉर 200 ml बफर सॉल्यूशन, राइट? फॉर 200 ml बफर सॉल्यूशन आपने कितना, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने ऐड हुए? नंबर ऑफ मोल्स OH नेगेटिव ऐड हो चुके हैं 0.01, फाइन। अगर 200 ml के लिए खुद सोचिए, अगर 200 ml के लिए आपने 0.01 मोल OH नेगेटिव ऐड कर दिए, तो 1 ml बफर में कितना आपने ऐड किया होगा? 0.01 डिवाइडेड बाई 200। लेकिन 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर्स, तो उसमें आपने कितना OH नेगेटिव ऐड किया होगा? सो 0.01 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000, इजंट दैट? ये दो जीरो कैंसिल, 2 1 आर 2 5 आर, राइट? तो ये आपके पास आएगा बेटा 0.05 मोल्स, राइट? दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव जो कि आपने 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में ऐड किए हैं। सो फाई निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव पर लीटर चाहिए था, एंड दैट वाज 0.05 मोल्स। हमारा दूसरा मसला भी हल हो गया, हमें n वैल्यू भी पता चला। और उसके बाद बेटा मुझे और क्या चाहिए? उसके बाद जो है मुझे डेल्टा पीएच भी चाहिए, और डेल्टा पीएच का सीधा वैल्यू बताया गया है, pH changes by 0.01, isn't that? pH changes by 0.01, वो भी आपको डेल्टा pH भी दिया है। Now what can I do is that I can simply solve my problem, I can calculate phi। phi किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव एडेड पर लीटर, दैट वाज 0.05 डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन pH, दैट वाज 0.01। ये डेसिमल गया, 5 by 1 मींस 5, राइट? सो इतने मोल्स आपने बेटा ऐड किए हैं पर लीटर, तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? इसके यूनिट्स बनेंगे बेटा मोल्स पर लीटर, क्योंकि आपने जो है 5 मोल्स, क्योंकि बफर कैपेसिटी 5 आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है बेटा 5 मोल्स, क्योंकि बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव टू बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स pH बाय यूनिटी, राइट? क्योंकि नीचे pH है उसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, लेकिन ऊपर आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव एडेड पर लीटर, so units बनेंगे बेटा moles per liter। is that part clear? so that was something about buffer capacity कैसे evaluate किया जा सकता है। एक क्वेश्चन बेटा मैंने आपके सामने रख दिया, एक और क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व करेंगे। yeah we have question number 2 here, ठीक है? on your screen right now, 100 ml of 0.1 molar solution of KOH
when added to 200 ml of buffer solution changes the pH of the solution from 4.2 to 4.4, right? Calculate phi of the buffer. Phi means buffer capacity of the buffer, right? जब भी आप क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने बैठो, फिर से वही सारी चीजें निकालने की कोशिश करें। आपको इस बारी फिर से पूछा गया है फाई, राइट? उसके बाद पता होना चाहिए, क्योंकि इस बारी फिर से बेस ऐड हो रही है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव पर लीटर कितने ऐड हुए वो पता होने चाहिए। पहले देखते हैं कि हमने कितने ऐड किए थे, ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH, राइट? आपने ऐड किए हैं टू 200 ml, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH इन 200 ml बफर, इन 200 ml बफर। पहले इसको इवेलुएट करेंगे वो कितना आएगा, क्योंकि आपने किया था 100 ml ऑफ 0.1 मोलर। अब आपको पता है बेटा कि मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स इस बारी मास से तो नहीं निकालने, मगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH जो आपने 200 ml बफर में ऐड किए हैं, दैट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ KOH इनटू वॉल्यूम ऑफ KOH इन लीटर्स, राइट? सो मोलैरिटी ऑफ KOH कितना दिया है, दैट इज 0.1 इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स कितना दिया हुआ है, 0.1 लीटर्स, बिकॉज 100 ml का मतलब होता है 0.1 लीटर। इज दैट पार्ट क्लियर? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.01, राइट? सो इतने मोल्स 0.01 मोल्स आपने KOH के ऐड किए हैं कितने वॉल्यूम में बेटा, इन 200 ml ऑफ द बफर सॉल्यूशन। अब खुद सोचिए, अगर 200 ml में आपने 0.01 मोल KOH का ऐड किया है, लेकिन आपको कितना देखना है, पर लीटर ऑफ द बफर। सो आई कैन पुट इट दिस वे अगेन, फॉर 200 ml, फॉर 200 ml बफर, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव विच हैव बीन एडेड, क्योंकि एक KOH एक OH नेगेटिव देगा, सो वट एवर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH दैट हैज बीन एडेड, सेम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव एज वेल। और हमने कितने OH नेगेटिव ऐड किए हैं, 0.01। सो फॉर 200 ml बफर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव एडेड इज 0.01। अगर 200 ml के लिए 0.01 है, तो 1 ml के लिए कितना ऐड हुआ, 0.01 डिवाइडेड बाई 200। मगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव पर ml नहीं, पर लीटर दिखना है, यानी कि मतलब 1000 ml के लिए। सो फॉर 1000 ml, राइट, आपने कितना ऐड किया होगा, दैट इज 0.01 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये दो जीरो बेटा फिर से आपके कैंसल आउट हुए, फाइन। ये आपके पास बनेगा 21 और 25 आर, इट अगेन कम्स आउट टू बी 0.05। खुद समझ सकते हो आप, राइट बेटा? तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स उसके बन रहे थे, दे वर 0.01 फॉर 200 ml, मगर 1000 ml के लिए कितना बना बेटा, 0.05। सो अगर आपने अब देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव पर लीटर ऐड हुए हैं 0.05, तो आपको बेटा ये बात भी पता चली, और चेंज इन pH भी दिया है 4.2 टू 4.4। सो डेल्टा pH भी दिया गया, आपको n वैल्यू भी पता चला। अब जाके फाई निकालना है, हम लास्ट स्टेप के लिए जाएंगे। फाई शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव एडेड पर लीटर, दैट इज 0.05, है ना, डिवाइडेड बाई चेंज इन pH। चेंज इन pH कितना दिया है, 4.2 टू 4.4, मगर यू नो जब भी हम डिफरेंस डेल्टा pH निकालना चाहते हैं, इट इज हायर pH माइनस वी हैव लोअर pH। Am I right बेटा? So it should be 4.4 minus 4.2, so phi should be equal to, ये आपके पास आ गया 0.05 डिवाइड बाय 4.4 माइनस 4.2 आपके पास आएगा बेटा 0.2। Isn't that? अब जाके इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, phi will be equal to, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा आपकी आसानी के लिए 5/100, और इसको लिख सकते हैं 2/10, वो ऊपर आके बनेगा लाइक दिस, राइट? ये जीरो आपका बेटा मेरा कैंसल आउट हो गया। सो phi शुड बी इक्वल टू 5/20। 5/20 का मतलब होता है 1/4, राइट? तो इस बफर की जो बफर कैपेसिटी है दैट्स 1/4, मगर यूनिट आपको पता है, यू टेक इट एज मोल्स पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बफर आपके पास है, इसमें 1/4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव ऐड करने पड़ते हैं पर लीटर ऑफ द बफर सोल्यूशन, ताकि pH सोल्यूशन का pH जो है बेटा दैट कैन बी चेंज्ड बाय यूनिटी। इज दिस पार्ट क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द बफर कैपेसिटी। और इसमें क्वेश्चन पैटर्न्स आपके पास किस तरह के पूछे जाते हैं बेटा, बस एक बात का ख्याल रखना है, phi शुड बी इक्वल टू
number of moles of H positive या OH negative added per liter of the buffer solution। तो जितने भी वॉल्यूम के लिए उसने दिया होगा वो तो ठीक बात है, मगर आपने उसको कन्वर्ट करना है कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स H पॉजिटिव OH नेगेटिव के एड हुए हैं। चेंज इन पीएच वहां से दिया जाता है। यू आर सपोज टू कैलकुलेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर सपोज टू कैलकुलेट द बफर कैपेसिटी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बफर्स बेटा। विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट डिस्कशन ऑफ द चैप्टर, दैट इज बेसिकली द solubility and solubility product। Solubility and solubility product, right? सबसे पहले बेटा solubility की बात करते हैं। इसको आप S से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S से। देखते हैं कि क्या है। मान लीजिए बेटा आपने कोई सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, लेट इट बी आपने पानी का एक गिलास लिया और इसमें आपने कुछ चीनी डिसॉल्व करना शुरू किया। आपने चीनी का 1 चम्मच उठा के पानी में घोलना शुरू किया, घुल गया। एक और चम्मच घुल गया, एक और चम्मच घुलता चला गया। ये चीनी ऐड करते करते बेटा एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जब आपने 1 और चम्मच चीनी का ऐड कर दिया, आपको लगा कि इसमें से कुछ पार्ट डिसॉल्व तो हो पाया मगर कुछ पार्ट तो अब बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है। उस पर्टिकुलर स्टेज पे आप अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं बेटा कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैं डिसॉल्व कर सकता था इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन, उतना मैं कर चुका। और ऐसे सॉल्यूशंस बेटा जिसमें आपने मैक्सिमम जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उतना आप कर चुके हो, ऐसे सॉल्यूशंस को बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा जाता है। और जब भी आपने कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाते हुए आपने कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व किया था इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्युबिलिटी। या आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया था इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स व्हाट वी कॉल एज सॉल्युबिलिटी। और इस सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप कभी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर लीटर, यानी कि आपने कितने ग्राम मैक्सिमम सोल्यूट के डिसॉल्व किए थे इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कभी आप इसको बेटा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर्स, राइट। कभी आप इसको लेते हैं मोल्स पर लीटर, राइट। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मोलर सॉल्युबिलिटी। क्या कहेंगे बेटा? मोलर सॉल्युबिलिटी। और मोलर सॉल्युबिलिटी के माने होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्युबिलिटी की जब भी आप बात करेंगे बेटा, आई विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट विच सॉल्युबिलिटी, दैट इज मोलर सॉल्युबिलिटी, जो आप याद रखोगे जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो व्हाट इज मोलर सॉल्युबिलिटी बेटा? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, it is the maximum number of moles of solute dissolved per liter of the solution, dissolved per liter of the solution to form a saturated solution। ठीक है, it is the maximum number of moles of solute dissolved per liter of the solution to form a saturated solution। Number 1। Number 2 is that इसके जो units रहते हैं molar solubility के, that will be again moles per liter, right। It is the maximum number of moles of solute dissolved per liter, so moles per liter again, and these units are same as that of molarity, same as that of molarity। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है बेटा, which of the following terms have the same units, right। that as option is मजन molarity, molality, molar solubility, right। तो molarity और molar solubility जो है इनके बेटा यूनिट्स जो हैं बिल्कुल सेम सेम रहते हैं। मोलैरिटी के भी यूनिट्स होते हैं मोल्स पर लीटर, मोलर सॉल्युबिलिटी के भी यूनिट्स होते हैं मोल्स पर लीटर। दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि मोलर सॉल्युबिलिटी से हम क्या समझते हैं। इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन टू फॉर्म द सैचुरेटेड सोल्यूशन, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट सॉल्युबिलिटी या मोलर सॉल्युबिलिटी जो है बेटा,
इसकी बेसिस पे हम सॉल्यूशंस को, सॉल्ट्स को असल में 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर कोई सॉल्ट ऐसा है जिसकी सॉल्युबिलिटी है ग्रेटर देन 0.1 मोलर, यानी कि ग्रेटर देन 10 टू द पावर -1 मोलर, ऐसे सॉल्ट्स को, ऐसे सॉल्यूट्स को बेटा हाईली सॉल्युबल कहा जाता है, ठीक है। हाईली सॉल्युबल सॉल्यूशंस या हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहा जाएगा, या हाईली सॉल्युबल सॉल्यूट्स कहा जाएगा। इसी तरह से कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनकी सॉल्युबिलिटी होती है इन द रेंज ऑफ 10 to the power -2 to 10 to the power -1 molar, right? In the range of 10 to the power -2 to 10 to the power -1, that means 0.01 to 0.1 molar. और ये solubility भी कुछ कम नहीं होती है बेटा. These salts are called as fairly soluble. They are called as fairly soluble salts, right? और तीसरा हमारे पास है बेटा एक ऐसे salts जिनकी solubility कम होती है देन 10 to the power -2 मोलर, और ऐसे सॉल्ट्स को बेटा कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे हम सॉल्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स, फेयरली सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। और इस चैप्टर में ये वाला पार्ट जो है बेटा हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कशन में। आई विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, राइट। सो ये फिलहाल हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटा, इसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आपके सॉल्यूट्स जो हैं वो 3 तरह के हुआ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूट्स, राइट। बात करेंगे आगे, दैट वाज अबाउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये तो डेफिनेशन टर्म थी सॉल्युबिलिटी की। अब जाके बेटा बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसको लिखते हैं बेटा ऐसे, के सबस्क्रिप्ट लिखते हैं एसपी, राइट। के बड़ा, एसपी लिखते हैं छोटा। दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। देखो बेटा, अगर सपोज हमारे पास कोई जनरल सॉल्ट था AXBY, राइट, AXBY, जो कि डिसॉल्व होके अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है, तो सैचुरेशन स्टेज पे इसका मेजर पार्ट जो है वो डिसॉल्व हो चुका होता है, और जो भी कोई पार्ट एक सॉल्ट का डिसॉल्व हो जाएगा वो ऑब्वियसली आयनिक फॉर्म में आ जाता है। आप सोडियम क्लोराइड लेके पानी में डिसॉल्व कर दीजिएगा, आपका Na+ अलग, Cl- अलग। जब तक ना ये Na+ Cl- अलग अलग हो जाएंगे तब तक डिसोल्यूशन का नाम ही नहीं लिया जा सकता। तो जब भी किसी सॉल्ट का डिसोल्यूशन होता है वो असल में सेपरेट हो जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैटाइंस एंड एनाइंस, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कैटाइंस आपके पास है बेटा दैट विल बी X times AY पॉजिटिव प्लस वी हैव Y times BX नेगेटिव, राइट। अब ये चार्जेस वगैरह हमारे पास कहां से आई, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, राइट। तो जो ही आपने बेटा AXBY सॉलिड को लिया था, आराम से समझना, AXBY आपने सॉलिड का कुछ 1 चम्मच लिया, 1 लीटर पानी में आपने उसको डिसॉल्व कर दिया, वो डिसोल्यूशन होके कैटाइंस और एनाइंस दे गया। आपने और अमाउंट उठाया, डिसॉल्व हो गया, और अमाउंट उठाया, डिसॉल्व हो गया, और अमाउंट उठाया, डिसॉल्व हो गया। जो ही आप सैचुरेशन स्टेज पे पहुंचे, सैचुरेशन स्टेज पे कुछ ना कुछ अमाउंट अनडिसॉल्व फॉर्म में रहता है, तभी तो आप कहते हैं कि अब तो मेरा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया और डिसॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस पर्टिकुलर स्टेज पे इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है बेटा वो अनडिसॉल्व फॉर्म यानी कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन उसका मेजर पार्ट जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में आ चुका होता है, और जो भी पार्ट उसका डिसॉल्व होगा उसको बेटा एक्वियस लिखा जाएगा, उसको एक्वियस लिखा जाएगा। और इस पर्टिकुलर स्टेज पे, सैचुरेशन स्टेज पे, असल में वहां पे एक इक्विलिब्रियम सेट होता है जिसको सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। और वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टेज पे जब सैचुरेशन स्टेज आ चुका है बेटा, अगर कोई और मॉलिक्यूल AXBY का डिसॉल्व होना चाहता है, एग्जैक्टली उतने ही आयंस वापस कंबाइन होके उतने ही सॉल्ट को वापस अनडिसॉल्व फॉर्म में लाते हैं। यानी कि उस वक्त जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। और ये जो इक्विलिब्रियम यहां पे सेट होगा बेटा, जिस स्टेज पे जितने मॉलिक्यूल्स और डिसॉल्व होना चाहते थे मगर वापस उतने ही मॉलिक्यूल्स अनडिसॉल्व फॉर्म में आ गए, ये जो स्टेज होता है बेटा सॉल्यूशन का, इसी स्टेज को आप सैचुरेशन स्टेज कहते हैं। और जो इक्विलिब्रियम यहां पे सेट होता है, जिस इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बराबर आता है, इस इक्विलिब्रियम को सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कहा जाएगा।
जैसे हर इक्विलिब्रियम का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इस इक्विलिब्रियम का भी अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा. लेट दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी रिप्रेजेंटेड बाय k, राइट. दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ ay पॉजिटिव कितना होगा, रेज टू पावर x, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ bx नेगेटिव कितना होगा, रेज टू पावर y, डिवाइड बाय रिएक्टेंट आपके पास है बेटा axby. हालांकि ये सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, यू नॉर्मली टेक दैट कंसंट्रेशन इक्वल टू 1, मगर मैं इसको यहां पे एज सच रख रहा हूं बेटा बिकॉज ऑफ वन रीजन. तो यहां पे आपके पास axby जो है वो डिनोमिनेटर है, मगर मैं आपको पता है बेटा, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन रोजा कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन. जब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या है, कांस्टेंट है. अगर इन दो का प्रोडक्ट देखा जाए बेटा, दैट विल बी ऑलवेज ए न्यू कांस्टेंट, और इन दोनों के प्रोडक्ट को ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है, उसको लिखा जाता है KSP. सो KSP किसके बराबर आ गया, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ay पॉजिटिव रेज टू पावर x इनटू वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ bx नेगेटिव रेज टू पावर y. ये जो आपके पास बेटा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसी को आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को याद रखिएगा बेटा, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions of the salt. It is defined as the product of concentration of ions of the salt with each concentration term raised to power its stoichiometric coefficient. यहां पे A का stoichiometric coefficient है x, B का stoichiometric coefficient है y, वही यहां पर भी आ गया, इस A का stoichiometric coefficient x, B का stoichiometric coefficient है y. So I can repeat my words. Solubility product को आप कैसे define कर सकते हैं, आप खुद भी लिख दीजिएगा बेटा. What is the solubility product? You can write, it is defined as the product of the concentration of ions of the salt with each concentration term raised to power its stoichiometric coefficient at the saturation stage या at the solubility equilibrium stage. बात समझे बेटा, at the saturation stage या at the solubility equilibrium stage, whatever is the product of the concentration of ions of the salt with each concentration term raised to power its stoichiometric coefficient, that's what we call as solubility product. Is that part clear बेटा? So that was about solubility product क्या होता है. अब मेरी एक बात अभी रह गई कि इसमें ये चार्ज आपने y पॉजिटिव कैसे लिया, इसमें आपने चार्ज x नेगेटिव कैसे लिया. चूंकि आपके पास जो ये सॉल्ट है AXBY, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फाइन, दिस सॉल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑल द कैटाइंस शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द एनाइंस, है ना बेटा. अब अगर यहां पे आपने A पे Y पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया, एक A पे Y पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Y, है ना, एक A पे पॉजिटिव चार्ज है Y, तो XA एटम्स पे कितने होंगे, क्योंकि इसमें तो हमारे पास A के X एटम्स मौजूद थे, तो X एटम्स पे कितने होंगे, दैट शुड बी इक्वल टू X इनटू Y. That should be equal to X into Y. This is the magnitude of total positive charge on the cations. इसी तरह से अगर इस एक मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखा जाए, क्योंकि एक बी पे हमने एक्स नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया, जब एक बी पे माइनस एक्स चार्ज हो गया तो वाई एटम्स ऑफ बी पे कितना होगा बेटा टोटल में, दैट शुड बी वाई इनटू एक्स, वही हो गया एक्स वाई. So this is the magnitude of negative charge and this is the magnitude of positive charge. क्योंकि दोनों xy हैं, so तब जाके बेटा आपका कंपाउंड जो है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है. So that was something about कि solubility product जो है वो क्या होता है बेटा, और solubility product कैसे लिखा जाता है. यहां पे मैं आपको लास्ट बात बताऊं कि आपको solubility product के बारे में एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बेटा सॉल्ट है PbSO4, राइट. हमें PbSO4 का KSP एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, हमें इसका KSP एक्सप्रेशन लिखना है. कैसे लिखा जाएगा, जब भी आपको किसी भी सबस्टेंस का KSP एक्सप्रेशन लिखना होगा, सबसे पहले बेटा उसका डिसोल्यूशन देखा करो, उसका डिसोल्यूशन कैसे होगा. डिसॉल्व होने के बाद it will be surely producing Pb2 positive in the aqueous medium plus we have got SO4 2 negative in the aqueous medium. यानी कि आपने सबसे पहले उसका solubility equilibrium लिखना है. solubility equilibrium लिखने के बाद आप KSP बहुत आराम से लिख सकते हैं. KSP of PbSO4 किसके बराबर आएगा, KSP कैसे डिफाइन होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. तो आपके पास आयंस यहां पे है Pb2 पॉजिटिव, राइट,
एंड आयंस आपके पास है SO4 2 नेगेटिव, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है विथ ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू बाय इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चूंकि इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बेटा आप KSP का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स। इसी तरह से मैं यहां पे एग्जांपल सेकंड ले रहा हूं। सपोज बेटा मेरे पास कंपाउंड है एंड दैट कंपाउंड इज, लेट इट बी बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और मुझे इस कंपाउंड बेरियम क्लोराइड के लिए कहा गया इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखने से पहले हमें उसका इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। BaCl2 सॉलिड जब भी डिसॉल्व होगा क्या क्या देगा, Ba2 पॉजिटिव इन द एक्वियस मीडियम प्लस वी हैव ट्वाइस Cl नेगेटिव इन द एक्वियस मीडियम। फाइन। जब आपको उसके आयंस पता चले तो KSP लिखना तो बहुत आसान है। KSP will be equal to concentration of Ba2 positive into we have concentration of Cl negative, मगर Cl negative के ऊपर पावर आएगा 2 because क्लोरीन का stoichiometric coefficient है 2। Is that part clear बेटा? So that was about barium chloride for you. I'll be talking about the next one, that is part third। ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल ले रहे हैं। I talk about mercurous iodide Hg2I2, ठीक है। और इस Hg2I2 के बारे में पूछा गया कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा लिख दीजिएगा, एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा क्या होगा। अगेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखने से पहले हमें इसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। याद रखिएगा बेटा कि जब भी आपके पास मर्क्यूरस आयन होता है, बिकॉज 2 आयोडीन पे टोटल चार्ज होगा -2, उसकी वजह से 2 मरकरी पे चार्ज होगा +2, पर मरकरी चार्ज होगा +1। Mercury with the charge of +1 is called as mercurous and mercury atom with the charge of +2 is called as mercuric। जो यहां पे ये 2 मरकरी एटम्स होते हैं बेटा, ये कभी भी आपस में एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो जाते हैं, बल्कि सिर्फ 2 I नेगेटिव जो है यहां पे अलग रहते हैं। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस I नेगेटिव, देन वी हैव गॉट Hg2 पॉजिटिव। अब मसला ये है सर ये Hg2 क्यों नहीं अलग हुए, आपने क्यों नहीं लिखा ट्वाइस Hg पॉजिटिव ही, ठीक है ना, क्योंकि 2 आयोडीन पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, 2 मरकरी पे 2 पॉजिटिव चार्ज, पर मरकरी +1 चार्ज। सो व्हाई डिडंट यू राइट ट्वाइस ऑफ Hg पॉजिटिव? आपने क्यों इसमें कर दिया Hg2 पॉजिटिव, एक ही आयन प्रोड्यूस कर दिया। याद रखें बेटा जब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं Hg2I2 की, वहां पे आपके पास मरकरी और मरकरी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक आयोडीन के साथ यहां से आयनिक बॉन्ड, यहां से दूसरे आयोडीन के साथ आयनिक बॉन्ड, राइट। दैट मींस ये वाला आयोडीन यहां पे होता है I नेगेटिव, ये वाला आयोडीन यहां पे होता है I नेगेटिव, और यहां बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द 2 मरकरी एटम्स। और ये भी आपको पता है बेटा जब भी आप किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो वहां पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इशुन साल बिरेग गसा के, दैट टू व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर। क्योंकि यहां पे 2 मरकरी एटम्स के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जब भी 2 एटम्स के बीच में एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा, वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है इन केस ऑफ द पोलर सॉल्वेंट। तो ये बॉन्ड कभी भी यहां पे ब्रेक नहीं हो जाता बेटा। सो दिस बॉन्ड रिमेन्स एज सच, Hg का बॉन्ड जो है इट रिमेन्स एज सच। तो ये वाला पोर्शन अलग रहेगा, ये वाला पोर्शन जो है Hg अलग रहेगा, मगर क्योंकि यहां से I निकला एज I नेगेटिव, उसकी वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से I निकलेगा एज I नेगेटिव, उसकी वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। कुल मिला के Hg2 जो है उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज रहा और 2 नेगेटिव बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब जाके अगर हम इसका KSP एक्सप्रेशन लिखना चाहें बेटा, दैट शुड बी इक्वल टू concentration of Hg2 positive, मगर इसका कोएफिशिएंट है 1 into we have concentration of I negative raised to power 2। Is that part clear? So that was about the solubility and solubility product। इंशाल्लाह कल जो है इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हमारे पास है, एंड इनफैक्ट कल नहीं, कल संडे है, यू कैन एंजॉय योर ब्रेक, विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।